फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र 10-12 साल है। उसके सिर पर सींग लगे होते हैं और उसके पंख भी है। ये लड़की एक परी होती है जिसका नाम मेलेफिसेंट होता है। वह जादुई जंगल में रहती है और इसने अभी तक बाहरी दुनिया नहीं देखी है। ये खूबसूरत जंगल ही उसका घर होता है, लेकिन फिर भी वह अपने जंगल में खुश है। जंगल में इंसानों को छोड़कर सभी जानवर होते हैं। वहां अजीब जानवर भी थे। एक दिन मेलेफिसेंट जंगल में कहीं जा रही थी। उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है। वह उसकी उम्र का था, इसलिए उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह छोटा लड़का मेलेफिसेंट को बताता है कि मैं पास के एक राज्य में रहता हूँ। मैंने यहाँ एक हीरा देखा है और मैंने उसे उठा लिया है। मेलेफिसेंट उससे हीरा वापस ले लेती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य में छोड़ दूँ। वह लड़का कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और अगर मैं फिर से इस जंगल में आऊंगा तो क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ? तब मेलेफिसेंट कहती है कि यह एक जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं है, लेकिन देखते हैं। इसके साथ जब वो हाथ मिलाते हैं तब मेलेफिसेंट को जोर का कर्क लगता है। उसे उस लड़के की लोहे की अंगूठी से कर्क लगता है। वह बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, इसलिए इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का अपने राज्य में वापस लौटता है। लेकिन जिस राज्य से वह आता है वह राज्य उस जंगल पर कब्जा करना चाहता है और इस लड़के के माता पिता भी जीवित नहीं थे। मेलेफिसेंट का अच्छा दोस्त बन जाता है। ये दोनों नहीं जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन राज्य से हैं। वे साथ साथ खेलते हैं और कई साल ऐसे ही बीत गए। वह लड़का वहां आता था और मेलेफिसेंट और वो साथ खेलते थे। अब वे बड़े हो गए थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलेफिसेंट सोचती है कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं है, बल्कि इंसान बहुत अच्छे होते हैं। वही ये भी नहीं जानती कि उनमें लालच भी है। एक दिन मेलेफिसेंट सोच रही थी कि कई दिन बीत गए और ये लड़का यहाँ नहीं आया है। उसे उस लड़के के बारे में एक और बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने राज्य पर कब्जा करूंगा। वहां एक महल है, मैं उससे भी ले लूंगा। इसका मतलब है कि मेलेफिसेंट को नहीं पता था कि लड़का पैसे का लालची था। एक दिन मेलेफिसेंट अपने जंगल में बैठी थी। वह देखती है कि दूसरे राज्य का राजा बहुत सारी सेना और घोड़ों के साथ जंगल पर कब्जा करने के लिए वहां पहुंचता है। मेलेफिसेंट उसके जंगल की परी थी। वह अपने जंगल की रक्षा करना बहुत अच्छे से जानती थी। वह खड़ी हो जाती है और वह अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। वह राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। राजा कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। इसके साथ ही वह अपनी सेना को आदेश देता है कि मुझे उसकी लाश चाहिए। अब राजा की सेना जंगल की ओर बढ़ती है, लेकिन जंगल से घोड़ों पर बैठे अजीब जीव उन पर हमला कर देते हैं। अब राजा और उसकी सेना पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। सभी इंसान डर के मारे वहां से भाग जाते हैं कि यह जादुई जंगल है और हम इनसे नहीं लड़ सकते। राजा अपने राज्य में वापस लौटता है। राजा बूढ़ा और बहुत कमजोर था। उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया। वह उनसे कहता है कि आप सभी जानते हैं कि उस जंगल में बहुत सारा खजाना है और मैं शुरू से ही तुमसे कह रहा हूं कि हम उस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन मेरी हालत की वजह से मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं वहां जाकर लड़ सकता हूं। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि जो कोई भी मेलेफिसेंट को मारेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा। फिर उनमें से एक लड़का निकलता है। वह कहता है कि मैं वहां जाऊंगा। ये स्टीफन था, मतलब वह छोटा लड़का जो मेलेफिसेंट के साथ बचपन में खेला करता था है। अब हम देखते हैं कि कई सालों बाद स्टीफन मेलेफिसेंट से मिलने के लिए जंगल में जाता है और मेलेफिसेंट उससे पूछती है कि तुम इतने सालों तक कहाँ थे? क्या तुम्हें हमारी दोस्ती के बारे में नहीं याद आया? वह कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बिजी था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। अब भी मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। इसके बाद वे बात करना शुरू करते हैं। मेलेफिसेंट कहती है कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि इंसान इससे भी बदतर हो सकते हैं। वह उस पर विश्वास करती थी। दूसरी ओर स्टीफन एक लालची व्यक्ति था। वह उसे पानी से नशीली दवाएं पीने के लिए मजबूर करता है और वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। फिर अगली सुबह जब मेलेफिसेंट जागती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास कोई पंख नहीं है। उसके घाव थे। इसे देखकर मेलेफिसेंट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चीखने और रोने लगती है, क्योंकि उसके खूबसूरत पंख उसके साथ नहीं थे। अब वह पंखों वाली राजकुमारी नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट के पंख लाते हुए राजा के पास पहुंचता है।
वह कहता है, देखो मैंने तुमसे किया हुआ अपना वादा निभाया है। राजा उससे खुश हो जाता है। उससे पंख लेते हुए वह उसे उस राज्य का राजा बना देता है। यहाँ स्टीफन का सपना भी पूरा होता है, उस लालची आदमी का सपना। दूसरी तरफ हमें जंगल में मेलेफिसेंट दिखाई जाती है। वह दुखी थी क्योंकि वह अब उड़ नहीं सकती। वह जंगल से चलते हुए कहीं जा रही थी। उसने देखा कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है। वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह तुरंत उस कौवे को इंसान बना देती है। वह शिकारी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वह कौवा जो अब इंसान बन चुका था उसके पास आता है और धन्यवाद कहता है और पूछता है कि तुमने ऐसा किया। तब मेलेफिसेंट कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी है। वह कौवा कहता है कि अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वह कौवा इंसान बनकर खुश था। मेलेफिसेंट भी इस पर सहमत हो जाती है। वह उसका नाम डेविल रखती है। डेविल उसके लिए जानकारी लाता है। मेलेफिसेंट को पता चलता है कि राजा बनने के लिए स्टीफन ने उसके पंख काटे थे। उसे इंसानों से नफरत होने लगती है। इंसानों पर उसका भरोसा खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन ने राज्य में राजा की बेटी से शादी कर ली है। अब उसके घर में बेटी पैदा हुई। वो पर खूब जश्न मनाया जाता है। कोई नहीं जानता कि दूर दूर से कौन कौन वहां आ रहा था। इससे मौका पाकर मेलेफिसेंट भी वहां चली जाती है। वह उसके लिए कामना करने लगती है। वह उस छोटी बच्ची से कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की हो जाओगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी और उसके बाद तुम मर जाओगी। फिर स्टीफन उससे विनती करता है और कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरी बेटी से मेरा बदला क्यों ले रही हो। फिर मेलेफिसेंट कहती है कि मैं भी लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया। मेलेफिसेंट के दिल में अभी भी थोड़ी हमदर्दी थी। वह स्टीफन से कहती है कि इसका एक उपाय है। अगर आपकी बेटी को उसके 16वें जन्मदिन पर उसका सच्चा प्यार मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। इस वजह से स्टीफन परेशान हो जाता है। वह 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और उनसे उसकी बेटी को यहां से दूर ले जाने के लिए कहता है। जब तक वह 16 साल की नहीं हो जाती उसे यहां मत लाना, नहीं तो उसका श्राप सच हो जाएगा। इसके बाद वह जंगल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेलेफिसेंट ने अपनी शक्तियों से जंगल की सीमाओं को कवर कर लिया है। कोई भी इंसान उस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर हम उस राजकुमारी को देखते हैं जो स्टीफन की बेटी है। उसका नाम ऑरोरा था। वो 3 परियां उसे दूर ले जाती है, लेकिन मेलेफिसेंट अभी भी उसकी जगह जानती है, वह जहां रहती थी। वह उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वह छोटी बच्ची यानी राजकुमारी ऑरोरा मुस्कुराने लगती है। अब मेलेफिसेंट का दिल उसके लिए नर्म हो रहा था क्योंकि मेलेफिसेंट एक अच्छी परी थी। वह एक क्रूर महिला नहीं थी। राजकुमारी ऑरोरा की देखभाल करने वाली 3 परियां लापरवाह थीं। मेलेफिसेंट अक्सर ऑरोरा की जान बचाती थी। कभी वह पहाड़ से गिरती तो कभी पेड़ों से। समय के साथ राजकुमारी ऑरोरा बड़ी होती गई। राजकुमारी ऑरोरा अब 15 साल की हो गई थी। इसका मतलब है कि उसके श्राप को पूरा होने में सिर्फ 1 साल बचा था। अब वे परियां उसे उस जगह ले गईं जो एक सीमा में थी। वह जगह ऊंचे जंगलों से घिरी हुई थी। राजकुमारी ऑरोरा ने भी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी जैसे मेलेफिसेंट ने नहीं देखी थी, इसलिए वह सस्पेंस में थी कि बाहर क्या है। एक दिन वह वहां जाती है और वहां देखने लगती है। इस बीच उसे लगता है कि कोई है। वो कहती है कि अगर कोई हो तो सामने आ जाए, मुझे कई सवाल पूछने हैं। अब मेलेफिसेंट वहां थी। वो राजकुमारी ऑरोरा के सामने आती है। जब वो उसे देखती है तो राजकुमारी ऑरोरा चिल्लाती है और कहती है, आप ही हो जिसने बचपन से मेरा ख्याल रखा है। आप मेरे सामने क्यों नहीं आए? आप मेरी गॉडमदर हो, मैं आपको पहचानती हूँ और आपके साथ वो कौवा भी मुझे अच्छा लगता है। मेलेफिसेंट को उस जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो भी अंदर से खुश हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक अच्छी परी थी, वो ऑरोरा से प्यार करने लगती है। अब वो नहीं चाहती कि मैंने उसे जो श्राप दिया था वो पूरा हो जाए। अब उनमें अच्छी दोस्ती हो गई है। वो साथ रहती हैं, साथ खेलती हैं और एक दूसरे से माँ बेटी की तरह बात करती हैं। लेकिन जब राजकुमारी ऑरोरा सो रही थी तो मेलेफिसेंट अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस अभिशाप को वापस लेने की कोशिश करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि कई सालों का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, खासकर जब उस श्राप के पूरा होने का समय आता है। इस वजह से मेलेफिसेंट चिंतित हो जाती है क्योंकि उसका 16वां जन्मदिन नजदीक था। तब वह प्रार्थना करती है कि जल्द ही उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसका श्राप खत्म जाए।
इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह राजकुमारी ऑरोरा और मेलेफिसेंट जंगल में बात कर रही थी। राजकुमारी ऑरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पंख कहाँ हैं? सभी परियों के पंख होते हैं, तो मेलेफिसेंट कहती है कि मेरे भी पंख थे, लेकिन एक इंसान ने उन्हें मुझसे छीन लिया था। मैं उनके साथ खुश थी। मैं आसमान में ऊंची उड़ान भरती थी। मुझे अपने पंखों की याद आती है। ये कहते हुए मेलेफिसेंट रोने ही वाली थी, तभी राजकुमारी ऑरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि चिंता मत करो, कल मेरा 16वां जन्मदिन है। मैं उन 3 परियों से अनुमति लेकर आपके साथ रहने आ जाऊंगी। आप अकेली नहीं हो, मैं आपके साथ हूं। लेकिन मेलेफिसेंट जानती है कि यह संभव नहीं था जब तक उसे अपना सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। यह एक दिन में नहीं हो सकता। अब राजकुमारी ऑरोरा वहां से अपने घर जा रही थी। उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है। वह सुंदर था। वह उसकी उम्र का था। जैसे ही वे एक दूसरे को देखते हैं, वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर, इसके बाद राजकुमारी ऑरोरा वहां से अपने घर चली जाती है। वह 3 परियों से कहती है कि मैं यहां से जाना चाहती हूँ। वह उनसे कह रही थी कि मैं इस घर से दूर मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। परियों को लगता है कि शायद वह ये बात जानती है कि उसके माता पिता अभी भी जीवित हैं और वह राज्य जाना चाहती है उसके जन्मदिन के बाद। वे तीनों परियां उसे सच बताती हैं कि क्या क्या हुआ है, और वो एक दुष्ट परी है जो तुम्हें मारना चाहती है। वे उसे बताती हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट थी। ये सुनकर राजकुमारी ऑरोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और दुखी होकर वह मेलेफिसेंट के पास जाती है। वह उससे पूछती है कि क्या मैंने जो सुना है वह सच है। मेलेफिसेंट उससे प्यार से कहती है कि हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें श्राप दिया है, लेकिन अब मेरा दिल बदल गया है। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि राजकुमारी ऑरोरा परेशान थी और वह चली जाती है। वह उस राज्य की ओर भागती है। वहां जाकर वह अपने पिता यानी राजा स्टीफन को गले लगाती है। वह कहती है कि पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ। उसके पिता को उन 3 परियों पर बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि ऑरोरा को उसके 16वें जन्मदिन के एक दिन बाद लाना। फिर सब कुछ जानते हुए भी तुम उसे यहाँ क्यों लाए? जब श्राप पूरा होने वाला था, वह अपनी सेना को उसे वापस भेजने का आदेश देता है या उसे एक कमरे में बंद कर देता है। उसके आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए और कोई भी उस कमरे में नहीं जाएगा। लेकिन वह राजा श्राप को रोक नहीं पाता। जैसे ही राजकुमारी ऑरोरा का 16वां जन्मदिन आता है, श्राप के प्रभाव के कारण राजकुमारी ऑरोरा अपने आप उस स्थान पर चली जाती है जहां घूमने वाली टायर होते हैं और उन पर सुइयां लगी हुई थी। श्राप के कारण वह उस सुई को छू लेती है। फिर वह बेहोश हो जाती है। वह गहरी नींद में चली जाती है। राजा को चिंता हुई क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में थी। वह कभी नहीं उठेगी। उधर मेलेफिसेंट भी काफी दुखी थी। वह उस लड़के को बुलाती है जो उसके रास्ते में राजकुमारी ऑरोरा से मिला था। वह सोचती है कि शायद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शायद अगर वह राजकुमारी ऑरोरा से मिले तो वह जाग जाएगी। फिर मेलेफिसेंट उस लड़के के साथ उस जगह जाती है जहां प्रिंसेस ऑरोरा सो रही थी। इस बीच जो परियां वहां मौजूद थी जो राजकुमारी ऑरोरा की देखभाल करती थी, वह राजा से कहती है कि आप राजकुमारी ऑरोरा के पिता हैं, उसके माथे को चूमो, शायद वह जाग जाए। शायद आप उसका सच्चा प्यार हो। फिर राजा स्टीफन कहते हैं कि नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने मेलेफिसेंट को धोखा दिया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब जब मेलेफिसेंट उस लड़के को वहां ले जाती है और वह राजकुमारी ऑरोरा के पास जाता है, लेकिन राजकुमारी ऑरोरा नहीं उठती। तब मेलेफिसेंट को पता चलता है कि वह उसका सच्चा प्यार नहीं है। ये देखकर मेलेफिसेंट रोने लगती है। फिर वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। मुझे तुम्हारी मुस्कान की याद आएगी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए रोते हुए मेलेफिसेंट उसके माथे को चूम लेती है। फिर वह वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ गॉड मदर। वह राजकुमारी ऑरोरा की आवाज थी। हाँ, राजकुमारी ऑरोरा का सच्चा प्यार मेलेफिसेंट था, क्योंकि वह उसे दिल से प्यार करती है। राजकुमारी ऑरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। फिर मेलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी स्टीफन की सेना उन पर जाल फेंकती है। वह लोहे का जाल था जो परियों को जला सकता था। यहाँ मेलेफिसेंट असहाय थी। फिर वह अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है। वह कौवा, जो अब ड्रैगन बन चुका है, अपने मुंह से आग बरसाना शुरू कर देता है। वह वहां मौजूद सभी लोगों को जला देता है। अब मेलेफिसेंट आजाद थी,
लेकिन तभी राजा स्टीफन वहां पहुंचता है अपनी सेना के सदस्यों के साथ। उसने लोहे की ढाल पहन रखी है ताकि हमेशा के लिए मेलेफिसेंट को मार दे। दूसरी तरफ राजकुमारी ऑरोरा मेलेफिसेंट के पंख देखती है। वे पंख हिल रहे थे जैसे उन्हें पता था कि उनका मालिक वहां है। राजकुमारी ऑरोरा उन पंखों को छोड़ देती है। वे स्वतः ही मेलेफिसेंट से जुड़ जाते हैं। मेलेफिसेंट फिर से उड़ने लगती है। वह स्टीफन को अपने साथ उड़ाती है लेकिन वह उसे इमारत से नीचे नहीं फेंकती। स्टीफन उस पर हमला करने लगता है। इसकी वजह से वे दोनों इमारत से गिरने वाले थे, यानी महल से। स्टीफन ने मेलेफिसेंट के पंख पकड़ रखे थे उसे उड़ने से रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही वे जमीन पर गिरने वाले थे मेलेफिसेंट ने अपने पंख खोल दिए और वह उड़ जाती है। इसकी वजह से स्टीफन जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। सब कुछ ठीक था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट सारी सीमाएं हटा देती है जिन्हें उसने जंगल के चारों ओर लगाया था। वहां फिर से फूल खिलते हैं, हरियाली लौट आती है। इसके बाद वह राजकुमारी ऑरोरा से कहती है कि अब तुम इस जंगल की रानी हो। राज्य और जंगल एक साथ थे और सभी खुशी से रहने लगे। यहाँ मेलेफिसेंट भाग 1 समाप्त होता है।